अब मेरा पहला सवाल यही है कि आप नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं नगीना से लोकसभा 2024 का आम चुनाव लड़ रहा हूँ। इंडिया गठबंधन से। मेहनत के गठबंधन से। हाँ, मेहनत के गठबंधन से। मैं ये कह रहा हूँ जी कि पिछले चुनाव में विधानसभा में जी। अखिलेश यादव के पास आप गए और जी। बड़ा नाराज होकर सीटों पे चले आए थे। इस बार बड़ा जल्दी जल्दी मान गए। नहीं, देखिए बात ये है, मैं पिछली बार क्यों गया, मैं इसलिए गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नौजवान, किसान, महिलाएं, तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो परेशान थे और उनकी परेशानी को हम लोग जब नेतृत्व करते हैं तो समझते हैं। तो मैं इसलिए गया कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी कोई मौका ना मिले दोबारा से सरकार में आने का, क्योंकि वो सरकार में रहेंगे तो कमज़ोर वर्गों के लोगों को बड़ा नुकसान होगा। और फिर आपने देखा हाथरस जैसी घटनाएं हमने देखी, वो इतना दर्दनाक था। सभी मीडिया के साथियों ने भी दिखाया कि किस तरह से एक बच्ची को रेप, हत्या के बाद और फिर कचरे की तरह जला देना। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि 5 साल ये अन्याय सहना पड़े, इसलिए मैं गया। मेरा कोई निजी अपना कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं था। वो नहीं बन पाया तो फिर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसकी 2022 में जमानत जब्त हुई। जिस दिन जमानत जब्त हुई फिर मैंने उस दिन से ये तय कर लिया कि इस अपमान को सम्मान में बदलना, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अब मैं फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ और हमारा गठबंधन मेहनत से है, क्योंकि जब एक गरीब का बेटा उठ के खड़ा होकर आता तो उसको रोकने के लिए बहुत सारी परेशानियाँ सामने होती हैं। और आजकल की राजनीति जो है, जहाँ धनबल भी बहुत मजबूत है, मीडिया और तमाम तरह के साधन संसाधन लगते हैं, वहाँ किसी गरीब के बेटे को आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिनाइयाँ होती। तो मैं मानववादी हूँ, मेरा प्रयास है कि हमारे आंदोलन की आवाज़ बने और जिस आवाज़ को जैसे आज हम आपके प्लेटफार्म पर रख रहे हैं वैसे ही हम पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों के हितों के लिए बोलें और जो उनका हिस्सा बैठता है उसको सरकार से लेने का काम करें। चंद्रशेखर जी, अभी जो चुनाव, एक उपचुनाव हुआ 2023 में, उसमें आपने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया और मुजफ्फरनगर की वो सीट आप उपचुनाव में जीतने में वो कामयाब हुए। तो कहा यह जा रहा था कि जयंत चौधरी से आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे हैं और समझ ज़्यादा अच्छी है और आपके समीकरण भी ठीक है। जयंत छोड़ के चले गए, इसकी जानकारी आपको दी? मुझे जानकारी थी। और ये दी कि इधर आओ? हाँ, उन्होंने मुझसे ये भी कहा। उन्होंने मुझे जानकारी भी दी और उन्होंने मुझे बताया भी। हमारे रिश्ते अच्छे हैं और क्योंकि हम एक क्षेत्र से आते हैं और चौधरी चरण सिंह जी को मैं नेता मानता हूं, क्योंकि मैंने उनका व्यक्तित्व देखा है कि वो कितने व्यक्तित्व के धनी थे और कितना साधारण। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए थाने चले जाते थे। ये एक बहुत बड़ी, आज तो एक कल्पना भी नहीं हो सकती आज के प्राइम मिनिस्टर। और पूर्व प्रधानमंत्री में रहते हुए उनका जब निधन हुआ तो अकाउंट में 300 रुपए थे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे जैसे लोगों के सीखने के लिए। यही हिम्मत देती है कि जब चौधरी चरण सिंह जी जैसे शख्सियत जो गांव से निकल के प्रधानमंत्री बन सकते, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए राजनीति में कामयाब होने के लिए। तो मुझे उन्होंने बताया और मैंने उनसे कहा कि आप जो भी डिसीजन लेना चाहें आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने मुझसे भी कहा कि अगर आप कहो तो मैं वार्ता करूँ, तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं सुविधा की राजनीति नहीं करता। अगर यही राजनीति करनी हो तो 2018 में मेरे पास अवसर थे कि मैं इस काम को कर लेता। मैं MP MLA बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। जो आदमी 16 महीने जिसने जेल काटी हो, लाठियाँ खाई हों, NRC के आंदोलन जिसके पैरों के नखून खींच ले गए हों, जिसको लटका के लाठियों से पीटा गया हो, जिसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाया, जिस पर 4-4 गोली चली हो, वो सुविधा की राजनीति करेगा तो फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, शहीद आजम भगत सिंह जो संघर्ष हमारे सामने हैं वो तो बेकार हो जाएगा। फिर हमने क्या सीखा उनसे? तो हमने तो उन्हीं से सीखा और उस काम को हम सड़कों पे कर रहे हैं। हम मेहनत करना जानते हैं और मेहनत मजबूती से कर रहे हैं। जयंत जी को बधाई, उन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत सोच समझ कर उनकी पार्टी के हित में लिया होगा। देखिए, जयंत जी तो चले गए। बहरहाल मैं इसलिए कि मुझे पता था कि आपके उनके रिश्ते हैं और आपको पता था कि वो NDA पाला बदल रहे हैं। आप इसको इंडिया गठबंधन के लिए, उत्तर प्रदेश में विपक्षियों के लिए एक झटका नहीं मानते कि हर तरफ जो भी समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में मजबूत कर लिए? देखिए, मैं झटका तो जरूर मानता हूं, क्योंकि एक वोट से भी अगर कोई हार जाएगा तो सदन से बाहर रहेगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाव, साधन, सहयोग और दंड की राजनीति कर रही है, ये बड़ी खतरनाक है। बहुत सारे लोग सुविधा में जाते हैं, बहुत सारे लोग डर के जाते हैं और बहुत सारे लोग भविष्य के खतरे को देख के जाते हैं। ना मेरे पास खोने कुछ है, ना मुझे इसकी परवाह है।
रावण जी, मैं जो है बाबा आजाद आजाद मैं चंद्रशेखर जी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर, पुण्यतिथि के मौके पर, मान्यवर कांशीराम के पुण्यतिथि के मौके पर या जन्मतिथि के मौके पर मैंने हमेशा से दलितों के बीच या उस शोषित जनता जिसकी आवाज़ उन्होंने बुलंद की, मैं उन पर कार्यक्रम करता हूँ। और जब मैं कार्यक्रम करने जाता हूं तो बड़ी संख्या में वहां लोग रहते हैं, चाहे लखनऊ से करूं, चाहे दिल्ली के बाबा साहब अम्बेडकर के घर से जो अब उसमें बदल गया 26 वो रोड। लोग, हाँ, वो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, 52 मिश्राम वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, और ये लोग मायावती को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ये आरोप आप पर वो लोग लगाते हैं। तो अच्छा, लगाते तो हैं, इसका मतलब मुझे जानने तो लगे हैं ना भाई। आप देखिए ना, 140 करोड़ की जनता में से कोई आदमी अगर अपनी पहचान बनाता है, जिसके लिए मीडिया भी कहे कि भाई विपक्ष कह रहा है, 30-30 साल पुरानी राजनीति, 40-40 साल पुरानी राजनीति वाले लोग अगर ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब चंद्रशेखर ने अपनी हैसियत बनाई है ना। रही बात वोट काटने की, आपको याद होगा मैं राजस्थान चुनाव लड़के, आप डिटेल एक बार देख लीजिए राजीव भाई, 74 हजार वोट हमारे सिंबल पर मिले हैं आजाद समाज पार्टी को। देखिए, मैं आगे कहने वाला था जी। ये बात। तो मैं एक बार इसको वो कर दूं, कंप्लीट कर दूं। मैं आरोपों से नहीं डरता हूं। जब बाबा साहब तमाम पार्टियों के होते, बाबा साहब ने पार्टी बना के अपने लोगों की लड़ाई लड़ी, सब लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उनको अपने लोगों के हितों से प्यार था। जब काशीराम साहब ने आंदोलन चलाया, सब लोगों ने उन पर आरोप लगाए, उनको बेइज्जत किया, उन्होंने किसी को नहीं सुना। जब मेरे रास्ते बंद कर दिए गए, तो मान्यवर काशीराम साहब का एक स्लोगन है कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। हमारे ऊपर महापुरुषों का कर्ज है। आज जो कुछ हमें मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला, उनके संघर्ष से, उनके 4-4 बच्चे कुर्बानियों से मिला है। तो हम उस कर्ज को उतारे बिना चैन से नहीं सो सकते। इस कर्ज को उतारने के लिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि हम आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। आंदोलन मजबूत होगा, बहुत नेता पैदा होंगे, बहुत ताकत बढ़ेगी, बहुत अधिकारों पर चर्चा होगी। आज चर्चा कहाँ होती है? आप बताओ, स्कॉलरशिप पर चर्चा होती है क्या? आप बताओ, हॉस्टल पर चर्चा होती है क्या? आरक्षण को जिस तरह खत्म कर रही भाजपा, इस पर चर्चा होती है क्या? बताओ, 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे सड़कों पर बैठे नहीं बैठे हैं क्या? बताओ, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ नहीं हुआ क्या? तो जब नेता नहीं होता, काशीराम साहब कहते थे, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। तो हमें अपनी समस्याओं का हल कौन करेगा हमारी? तो हमें तो खुद ही बनना पड़ेगा, जो कुछ बनना पड़ेगा। और हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई? अगर सब इतने अच्छे होते तो आज हमारे साथ ये अन्याय होता हमारे साथ। मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन पहले शिव मंदिर में जाने पे वाल्मीकि समाज के लोगों को पीटा गया। आज भी देश में छुआछूत, गैर बराबरी जारी है। और फिर पहले सफाई का काम हमारी जिंदगी में लिख दिया था कि हम दलित समाज के लोग सफाई काम करेंगे। बाबा साहब ने उसको बदल के हमें कलम की ताकत दी। वो कलम की ताकत छीन के उस सफाई की नौकरी को प्राइवेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि संविदा ठेकेदारी, कि जिससे 7,000-8,000 रुपये हमें गंदगी में घुसना पड़े। ये जुल्म क्यों हमारे साथ? जब देश आज़ाद नहीं हुआ था राजीव भाई, तो हमारे साथ बहुत सारी पाबंदियाँ थी। आप मुझे बताओ कि देश की आज़ादी के साथ हमें क्या मिला है? क्या हमें नौकरी मिली? क्या हमें रोजगार मिला? क्या हमें घर मिले? क्या हमें जमीन मिली? कैसे हम लोग सरवाइव करें इस देश में? क्या हम भूखे नंगे रहेंगे सारी उम्र? जिन लोगों ने आज़ादी के साथ बहुत सारे सपने थे, वो सपने कब पूरे होंगे? आज क्या सब लोग खुशहाल है?